नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा था वो जल अपवाह से संबंधित चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने हिमालय जल अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हिमालय अपवाह तंत्र का विकास हुआ, कैसे हमारे सामने अस्तित्व में आया, नदियों का जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार से विकसित हुआ। तो जैसे उत्तरी भारतीय भाग में हिमालय जल अपवाह तंत्र की स्थिति हमें देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार दूसरा जो जल अपवाह तंत्र हमारे भारत में देखने को मिलता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय जल अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय जल अपवाह तंत्र ये हमारे भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है और इसी कारण से प्रायद्वीपीय जल अपवाह तंत्र के साथ साथ में दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तरी भारत में फैले हुए अपवाह तंत्र को क्या कहा जा रहा था? उत्तरी भारतीय जल अपवाह तंत्र। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में फैले हुए जल अपवाह तंत्र को क्या कहा जा रहा है? दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारतीय जल अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है वो कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में क्या है, तीन ओर से समुद्र से भारत की स्थलीय सीमा घिरी हुई है और समुद्र से तीनों ओर से घिरे हुए होने के कारण ही भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भाग का। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इधर की ओर तो क्या है, अरब सागर है, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है और साथ साथ में भारत का जो दक्षिणी भाग है ये किसका है? हिंद महासागर। ध्यान देने की बात ये है, वैसे तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये भी किसमें शामिल किए जाते हैं? हिंद महासागर में शामिल किए जाते हैं। तो तीनों ओर, इधर हिंद महासागर, उधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों ओर से पानी के द्वारा घिरे हुए होने के कारण ही भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय जो भारत का भाग है वो एक प्राचीन कालीन भूखंड है, एक पुराना भूखंड है। हिमालय वाला भूखंड तो कैसा था? नवीन भूखंड था जहाँ पर विवर्तन प्रक्रियाएं सक्रिय मिलती। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ये प्राचीन काल भी है, कठोर भी है, दृढ़ भूखंड भी है। इसी कारण यहाँ पे जो हम ऐसी चर्चा करें कि जो विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका स्वरूप यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। या हम ऐसा कहें कि विवर्तनिक दृष्टिकोण से ये भारत का जो भाग है लगभग एक निष्क्रिय क्षेत्र के रूप में, हालांकि हमें हाल ही के दशकों में कुछ ऐसी दशाएं देखने को मिल रही हैं जिनसे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह निष्क्रिय क्षेत्र नहीं है। तो प्राचीन कालीन भूखंड है और ऐसी स्थिति में यहाँ की जो नदियाँ हैं बच्चों वो प्रौढ़ावस्था में मिलती है। जैसे उत्तरी जो हिमालय भाग है उसकी नदियाँ कैसी है? युवा अवस्था में। लेकिन यहाँ की जो नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था के स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं और न तो यहाँ की नदी इतना ज़्यादा अपर्दन करती हैं, न नदियों का पानी तेज है। तो यहाँ पे नदियों का पानी भी तेज नहीं है और अपर्दन भी नहीं होता। तो इसी कारण यहाँ की नदियों ने क्या करते हैं, घाटियाँ हैं जो नदियों की चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं और अपर्दन तो लगभग न के बराबर पाया जाता है। एक मेन कारण तो ये है कि पठारी भूभाग है, तो पठारी भूभाग होने कठोर संरचना मिलती है, तो कठोर संरचना के कारण अपर्दन कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी की मात्रा कम है और ढाल की मात्रा कम है, तो पानी और ढाल की मात्रा दोनों कम होने के कारण यहाँ अपर्दन न के बराबर होता है। तो ये जो दक्षिणी भारतीय अपवाह तंत्र है इसकी जो नदियाँ पाई जाती हैं बच्चों वो न तो उत्तरी भारतीय जल अपवाह तंत्र के समान अधिक वेग वाली हैं, न अधिक घाटी गर्तन करने वाली हैं, न ही उनका जल अधिग्रहण क्षेत्र ज़्यादा मिलता है और न ही उनके द्वारा अधिक अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अपितु और साथ साथ में यहाँ की नदियाँ वर्ष भर बहने वाली भी नहीं। कुछ नदियों को यदि हम छोड़ दें
क्योंकि उत्तरी भारत की नदियों को तो बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ बर्फ ही नहीं है तो पिघलेगी कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की नदियाँ जो वर्षा जन्य जल के ऊपर निर्भर करती हैं या पहाड़ी भागों में जो जल के स्रोत पाए जाते हैं उन्हीं से इनको जल की प्राप्ति होती है और उसी के आधार पर इन नदियों का पानी बहता रहता है। तो नदी जो है यहाँ की वो बारहमासी नहीं, कुछ नदियों को छोड़ दिया जाए तो दक्षिणी भारतीय जो जल अफवाह तंत्र है वो उत्तरी भारतीय जल अफवाह तंत्र की तुलना में बिल्कुल अलग दृष्टिगत होता है। एक चीज और चर्चा करें बच्चों, आपको पता है ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, फिर यह पश्चिमी घाट है। तो ये जो पश्चिमी घाट की स्थिति देखने को मिल रही है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट में ये जो पश्चिमी घाट की स्थिति देखने को मिलती है उसके कारण पूरे प्रायद्वीपीय भारत का जो हम चर्चा करें, पूरा प्रायद्वीपीय भारत है उसका अफवाह तंत्र बिल्कुल अलग थलग मिलता है। या फिर हम ऐसा कहें कि प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को इस पश्चिमी घाट के द्वारा नियंत्रित भी किया गया और प्रभावित भी किया गया। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली नदियां इधर की ओर बहती हैं और इससे इधर की ओर निकलने वाली नदियां इधर। हालांकि ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम ऐसा कहें कि नर्मदा और ताप्ती जो मुख्य नदियां हैं उनको छोड़ दें तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो बहाव की प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो उत्तरी भारतीय जल अफवाह तंत्र की जो नदियां थी उनसे बिल्कुल अलग मिलती है। चाहे बहाव की प्रवृत्ति हो या जल की मात्रा हो या अपर्दन की स्थिति हो या धरातल पर मिलने वाले स्थल स्वरूपों का विकास हो, प्रत्येक दृष्टिकोण से दक्षिणी भारतीय अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारतीय जो अफवाह तंत्र है वो उत्तरी भारतीय अफवाह तंत्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये समझ में। तो ये जो पश्चिमी घाट है, विंध्याचल सतपुड़ा है, ये दक्षिणी भारतीय अफवाह तंत्र को या प्रायद्वीपीय भारतीय अफवाह तंत्र को विभाजित करने का कार्य करता है। तो इसे जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अफवाह तंत्र की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट। और ये बीच में जो पहाड़ियों की श्रृंखला फैली हुई है इसको एक जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं या नदियों का जो प्रारूप विकसित हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो जल अफवाह तंत्र है उसका विकास कैसे हुआ। जैसे हमने उसमें चर्चा की थी उत्तरी भारतीय अफवाह तंत्र में कि इंडो ब्रह्मा नदी थी, 3 भागों में बट गई अलग अलग। तो इसका वैसे ही इस प्रायद्वीपीय भारतीय जो जल अफवाह तंत्र उसका विकास कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले ये माना जाता है कि जो टर्शरी काल था, टर्शरी काल, उस टर्शरी काल के दौरान क्या हुआ, जो ये पश्चिमी घाट है इसका ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी घाट और उसका ये पश्चिमी भाग, ये नीचे की ओर धंस गया। यानी पहले तो ये क्या था, ऊपर की ओर उठा था, लेकिन टर्शरी काल के दौरान इस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग था उसका अवतलन हो गया, नीचे की ओर धंसा हो गया। तो ऐसी स्थिति के कारण पश्चिमी भाग तो नीचे की ओर धंस गया लेकिन पूरी भाग अभी भी ऊपर की ओर बना हुआ है। तो जब ये भाग नीचे की ओर धंस गया तो पश्चिमी भाग से इधर की जो नदियां थी उनका ढाल कहाँ से कहाँ की ओर हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया। और इसी के कारण किसका निर्माण हुआ, भ्रंशों का निर्माण हुआ, घाटियों का निर्माण, भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप आज भी आप देखेंगे नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं भ्रंश घाटियों से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पहली चीज तो क्या हुई, टर्शरी काल के दौरान पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग का जो धंसाव हुआ था उसके कारण भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, अवतलन की प्रक्रिया हुई और ढाल कहाँ से कहाँ की ओर होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी कारण नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं आज भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने की स्थिति को प्रदर्शित करती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हुआ बच्चों, हिमालय जो था उत्तरी भाग में लगातार हिमालय का उत्थान हो रहा था और लगातार जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो ये प्रायद्वीप पठारी भाग तो उससे पुराना है, तो लगातार उसका उत्थान होने के कारण इस प्रायद्वीप पठारी भाग का जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो भाग देखने उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग जो था प्रायद्वीप पठारी भाग का,
हिमालय के उत्थान के कारण से दबाव पड़ा और ये कहाँ चला गया, नीचे की ओर चला गया, इसका भी नीचे की ओर धसाव हो गया। तो ऐसी स्थिति का इसका ढाल कहाँ से कहाँ की हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया। यहाँ जो ढाल की स्थिति है वो कैसे आ गई, ऐसे, ये जो इसका उत्तरी भाग था इससे दबाव पड़ा और ये भी नीचे की ओर धस गया। तो ऐसी स्थिति के कारण प्रायद्वीपीय पठारी भाग के इस उत्तरी भाग का धसाव होने से यहाँ जो ढाल की स्थिति बनी वो कहाँ की ओर बनी, दक्षिण से उत्तर की ओर बनी। और दक्षिण से उत्तर की ओर बनने के कारण फिर यहाँ पे हम देखेंगे चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, ये जो आज बहती हैं ये कहाँ से कहाँ की ओर बहती हैं, दक्षिण से उत्तरी भाग की ओर बहती हमें प्रतीत होती। तो दूसरा मेन कारण ये रहा जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लग गई। और इसी के तहत हम देखें कि जो नदी भ्रंश घाटी थी उनका अवतलन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरारें बनी और दरार बनने के कारण अलग अलग प्रकार का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आ गया। तीसरा क्या हुआ बच्चों, प्रायद्वीपीय भाग का जो ये टर्शरी काल था इसी के अंदर क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये जो ढाल था इसका पहले ढाल कहाँ था, इधर की उत्तरी पश्चिमी भाग, लेकिन कालांतर में इसका ढाल भी कहाँ की ओर हो गया, दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। उत्तरी पश्चिमी ढाल का दक्षिण पूर्वी ढाल की ओर परिवर्तन हो गया। हमने कहा था ये भाग पश्चिमी घाट का इधर वाला भाग अवतलित हो गया लेकिन ये भाग ऊंचा बच गया, तो इसी कारण इसका ढाल कहाँ की ओर हो गया, दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिण पूर्व की ओर ढाल होने का फिर यहाँ नदियों का जो बहाव कहाँ की ओर हो गया, बंगाली खाड़ी में। तो ये तीन मेजर चीजें हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जल अपवाह तंत्र का विकास हुआ। पहला, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग का अवतलन होना। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का हिमालय के ऊपर की ओर उठने का अवतलन होना। और तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग के ढाल का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाना। ये तीन ऐसी दशाएं रही जिनके कारण वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठारी भाग में नदियों की स्थिति उत्पन्न हुई और नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और प्रायद्वीपीय भारतीय अपवाह तंत्र के अंदर बच्चों देखो गोदावरी नदी तंत्र है, कृष्णा नदी तंत्र है, कावेरी नदी तंत्र, ये नदियों का विकास हुआ, इनकी बहुत सारी सहायक नदियों का विकास है। तो ये पूरा का पूरा जो था वो किससे संबंधित है, प्रायद्वीपीय भारतीय जल अपवाह तंत्र से संबंधित। अब देखिए उत्तरी भारतीय जल अपवाह तंत्र और दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र में बहुत सारे अंतर मिलते हैं। नदियों की बहने की गति, नदियों के उद्गम के आधार पर, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर, नदियों का गर्तन की प्रक्रिया के आधार पर, नदियों की चौड़ाई के आधार पर, धार्मिक स्थलों के आधार पर, जलप्रपातों के आधार पर, मत्स्य पालन के आधार पर, परिवहन की प्रक्रिया के आधार पर, अपर्दन की प्रक्रिया के आधार पर, निक्षेपण की प्रक्रिया के आधार पर, डेल्टा और ज्वार नद मुख बनाने के आधार पर, विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर, नगरों के बसाव की प्रक्रिया। तो ये पश्चिमी हम देखें उत्तरी भारतीय जल अपवाह तंत्र और दक्षिणी भारतीय जो जल अपवाह तंत्र है वो एक दूसरे से अलग है। आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए। तो मैंने अभी आपको बहुत सारे आधार बताए थे ना, उनको आधार मानते हुए आपको उत्तरी भारतीय जल अपवाह तंत्र और दक्षिणी भारतीय जल अपवाह तंत्र और उसमें मिलने वाली नदियों की चर्चा करनी है और उन नदियों की तुलना करनी है। तो बच्चों आज का ये जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई चीज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप घर पे रहिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और साथ साथ में हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो हमारा जो प्रश्न ये है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवाह तंत्र है उसका जो विकास हुआ था वो मुख्यतः कौन से काल में हुआ था, या फिर आप ऐसा मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के विकास में किस काल क्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उस काल का नाम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।